आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। जिनकी सत्ता ही मुसलमानों से हेट्रेड कर अब तक सत्ता में बने रहने की है, फिर चाहे मुसलमानों के वोटों की हमें ज़रूरत नहीं है कहने वाले वो तमाम नफरती नेताओं की बयानों पर अगर हम नज़र डालें तो अब जब चुनावों में 298 दिन बचे हैं तो एक बयान सामने आता है। उस बयान के बाद ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जिसके बाद सवाल तो उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुसलमानों की याद आ गई है। वो तो छोड़िए, देश के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मुसलमानों की याद आ गई है। पासमानदा मुसलमानों की ज़रूरत अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी है, इस पर भी सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि सत्ता गुजरात दंगे से लेकर आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अनगिनत मुसलमानों पर हमले को लेकर जब सवाल उठते हैं तो हर जगह खामोशी है। गोदी में बैठा मोदी मीडिया तो कुछ नहीं बताता, लेकिन ताली ज़रूर बजाता है। लेकिन विदेशों में जिस तरीके से भारत की छवि धूमिल हुई है, लेकिन हम G8 के नाम पे ताली बजाते हैं कि देश ने तरक्की की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पल पल न्यूज़ के एडिटर नदीम अकरम मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ ये जानना पड़ेगा कि पासमानदा से लेकर मुसलमानों की ज़रूरत अब क्यों भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है, जबकि उनका साफ कहना था कि हमें मुसलमानों की और मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। तो नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को अब पड़ने लगी है। 358 दिन आज से बचे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, किस तरीके से देखते हैं आप? खुशबू, जैसे कि आपने बहुत सारे जिक्र किए और कई सारे मुद्दे जो हैं जो देश में मुसलमानों के खिलाफ घटित हो रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, जो कि तमाम लोग बात तो करते हैं पर पॉइंट आउट करके तमाम चीज़ों को रखना वो वाकई काबिले तारीफ कदम होता है, जो आपने अभी तमाम मुद्दों को लोगों को गिनाया। मैं सबसे पहले यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो आपने G8 बोला वो G20 सम्मेलन को लेकर के अभी आप देखेंगे कि पूरे मीडिया उसके गुणगान करना शुरू कर देगा, क्योंकि 400 दिन का 398 दिन का समय बचा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये खास तौर पर बोल चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 2024 में पसमानदा मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, पसमानदा मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मोदी जी अपने उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाएंगे जो ये कहते हैं कि हम तो तब भी जीत जाएंगे और मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये मुसलमानों के वोट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? अचानक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ मोहन भागवत 3 दिन पहले मुसलमानों को लेकर के बयान देते हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को खुद को एक नंबर मानने वाली छवि से नीचे उतर करके दूसरे नंबर का छवि भी बनानी चाहिए, कहीं झुकना पड़ेगा तो कहीं झुकाना भी पड़ेगा। कुछ इस तरीके से वो नसीहत देते हुए नजर आए थे, पर ये नसीहत बिल्कुल नहीं थी। ये खुले तौर पर एक धमकी भरे लहजे जो मोहन भागवत की है उसे समझ सकते हैं, क्योंकि इनके एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन जो है अनाउंसमेंट किया था, नारी शक्ति, तमाम बातें बोलते हुए नजर आए और फिर शाम होते होते तस्वीर क्या आई? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और यह कहते हुए कि संस्कारी ब्राह्मण थे वो लोग। इस चीज को गौर करने की जरूरत है। और अचानक से जो अब पॉइंट आता है कि मुसलमानों की हितैषी क्यों हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमने लगातार देखा है और कई मीडिया कवरेज में हमने अपनी रिपोर्टों में खासतौर पर दिखाया है कि किस तरीके से छवि पर असर पड़ रहा है। अब कुछ लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद बोलेंगे कि देखिए छवि जो है देश की धूमिल हमारे और आपके जैसे पत्रकार कर रहे हैं, पर असल में इनमें हमारी और आपकी छवि धूमिल हो रही है। ये भारतीयों को खास तौर पर समझना पड़ेगा।
चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो व्यूवर सुन रहे होंगे, उन्हें भी ये जानने की जरूरत है इसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि या देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं हो रही है, भारत की छवि खराब हो रही है। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हेट्रेड फैलाया जाता है। अगर बात की जाए नुपुर शर्मा के बयान की, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश बैठी रही, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई सख्त स्टेप नहीं उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सख्त स्टेप नहीं उठाया। खाड़ी देशों से यानी कि मिडिल ईस्ट देशों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट होने लगे, लोग सवाल करने लगे कि आखिरकार ये हेट्रेड क्यों फैलाया जा रहा है। हुकूमत को यह खास तौर पर लगा था कि भारतीय मुसलमानों को, जिस तरीके से जब तक भारतीय मुसलमानों की बात होगी तो कोई कंट्री इस पर कुछ नहीं बोलेगी, वो खामोशी से तमाशा देखती रहेगी, क्योंकि अक्सर यही होता रहा है। अब बात आ गई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की, जो हेट्रेड नुपुर शर्मा के बयान ने फैलाया। उसके बाद यह बात सिर्फ भारतीय मुसलमानों तक महदूद नहीं रही, ये बात जो है वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए हो गई। तब जाकर के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को सख्त स्टेप लेना पड़ा, और जो लोग इस तरीके के कदम उठाते रहे, चाहे आप देखें नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, और इसके बाद टी राजा सिंह हो, और इसके बाद कई ऐसे ट्वीट देखे, और वो लोग भी अपने ट्वीटों को डिलीट करते हुए नजर आए जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट्रेड फैला रहे थे। लेकिन सवाल नदीम ये है कि आपने वो सारे इंसिडेंट गिना दिए, देश में संविधान के हिसाब से लोकतंत्र की जो बात की प्राथमिकता है वो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरी तरीके से बदल दी है। इसके बावजूद देश का मीडिया इस पर बात नहीं करता। खैर, गोदी मीडिया, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो किसकी गोद में बैठा बना मीडिया घूम रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है नदीम कि विदेशी मीडिया, खासकर मिडल ईस्ट का जो मीडिया है, फिर चाहे टर्की हो, आपका कतर अल जजीरा हो, तमाम मुल्क के देश हो, अमेरिका हो, हर जगह भारत में मुसलमानों की हमलों को लेकर सवालिया निशान है, और इसकी वजह से देश का डंका बज तो रहा है लेकिन बदनामी के तौर पर। कैसे देखते हैं आप? खुशबू, जैसे कि आपने दो मुद्दे उठा दिए, एक तो विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है मुसलमानों को लेकर के, दूसरा ये हिंदुत्व वाला जो आपने जिक्र किया, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर बड़ा झटका केंद्र की मोदी सरकार को लगा है, जो कि अपने हिंदुत्व का एजेंडा आम लोगों पर थोप रही है। अब हुआ दरअसल ये है, सुप्रीम कोर्ट में आज खास तौर पर आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार कराने जा रही है। इसका खुल करके विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अगर जातिगत जनगणना के आधार पर डाटा आंकड़ा लोगों के सामने आ जाएगा तो वो अपने जाति के लोगों के साथ ज्यादा जाना चाहेगा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये खेल बरसों बरस होता रहा है। मुलायम सिंह यादव के टाइम पे भी यही था, मायावती जी के टाइम पर भी यही था। अब जो है परसेप्शन बदल गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों की राजनीति अगर उठा करके देखें तो उन्होंने साफ तौर पर यह बना दिया कि हर कोई हिंदू, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। अब जातिगत जनगणना के आधार पर जब जाति के लोगों को बांटा जाएगा तो उसका फायदा सीधे तौर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पर क्षेत्रीय पार्टी को ही सबसे ज्यादा ठिकाने पर लगाने पर लगी हुई है। और इसका झटका बिहार की राजनीति से मिला, जहां नीतीश कुमार ने साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ में अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ जाकर के अपनी सरकार बनाई। ये एक बड़ा झटका लगा, और अब ये दूसरा झटका बिहार से खास तौर पर लग रहा है। इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा। यूं ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाइयों बहनों, हमें अब जो है खास तौर पर मुसलमानों पर की गई सख्त टिप्पणी से बचना है। आपने बोल तो दिया कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच से बचना है। क्या मोदी जी उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निकालने का काम करेंगे?
जो लोगों ने हेट स्पीच फैलाया, जिनके बयानों का असर हुआ है, साध्वी प्रज्ञा लगातार जहर उगलती हुई नजर आई। तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और अभी पठान कंट्रोवर्सी, अब इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर क्यों पड़ा हुआ है? शाहरुख खान विवाद में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर बोला कि हमारा स्तर कहां जा रहा है कि हम एक मूवी को लेकर के सड़कों पर बयान दे रहे हैं। कोई भी उठाई गिरे नेता आ रहा है, वो बयान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के उस पर, जहां नरोत्तम मिश्रा के आज सुर भी बदल गए भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के बोलने के बाद, क्योंकि यहां यह लगा कि शाहरुख खान को टारगेट करेंगे तो मामला शांत हो जाएगा। पर शाहरुख खान का चार्म जो है वो सिर्फ देश में ही नहीं है, विदेशों पर है। फीफा वर्ल्ड कप कतर के फाइनल में उन्होंने अपनी मूवी को प्रमोट किया, जिसका असर यह देखने को मिला खासतौर पर कि तमाम, जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई, भारत में आज शुरू हुई है, इससे पहले से ही विदेशों में शुरू हो गई है 10 दिन पहले से, और वहां मूवी अभी तक जो है तकरीबन 60 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है एडवांस बुकिंग में। और दूसरा, दुबई के बुर्ज खलीफा पर जाकर के पठान का ट्रेलर खुद शाहरुख खान ने लॉन्च किया है। एक इंटरनेशनल प्रेशर बना। क्यों बोलना पड़ा? क्यों आपने पहले वो बयान नहीं दिया? और आप ही के नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कह रही है कि शाहरुख खान को जिंदा जला देने वाले तमाम बयान सामने आ रहे हैं, मैं उनके मुंह पर जूता मारूंगी, जो उसको मारेगा मैं उसको इनाम दूंगी। इस तरीके के हेट्रेड फैलाते हुए तमाम जगह नजर आए। क्या भारतीय जनता पार्टी, खुद देश के प्रधानमंत्री सख्त स्टेप लेंगे या तमाम बातें कहते हुए नजर आएंगे कि भैया हम मुसलमानों के हितैषी तो हैं पर पीछे खाने से? जब देश के प्रधानमंत्री एक मंच से ऐलान कर सकते हैं कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना, मुझे बेशक से मार देना, मुसलमानों के लिए अगर ये स्टेप लेते हुए देश के प्रधानमंत्री आए तो नो डाउट के मुसलमानों के दिलों में खासतौर पर मोदी जी के लिए हमदर्दी जगेगी। पर आप सामने से आकर के कोई सख्त स्टेप तो दिखाएं। इस बात का खासतौर पर असर जो है वो पड़ रहा है। और इंटरनेशनल छवि, चाहे आप बात करें जो इस्लामिक इतिहास, जो मुस्लिम हिस्टोरिकल चीज़ें हैं खासतौर पर देश में, उसे एक एक कर मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज ही टीआरटी वर्ल्ड ने, खासतौर पर तुर्की का न्यूज़ चैनल है टीआरटी वर्ल्ड ने, खासतौर पर इलाहाबाद में जो शेरशाह सूरी के ज़माने की बनी हुई 16वीं शताब्दी की मस्जिद थी, उसे शहीद करने के बारे में जिक्र किया है। क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या केंद्र की मोदी सरकार को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है? वो देश की छवि बेकार नहीं कर रही है? आखिरकार सख्त कदम तो उठाइए। ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं असर डाल रही हैं, जिसके चलते मोदी जी भी अचानक से मुस्लिम हितैषी नज़र आ रहे हैं, मोहन भागवत भी हितैषी नज़र आ रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये निकाला जा सकता है नदीम कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बीइंग अ जर्नलिस्ट, जिस तरीके से फिर से एक प्रोपेगेंडा रचा गया है मुसलमानों को लेकर, तो फिर सवाल यही उठता है कि पासमानदा की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और मोदी जी ने अपनी कार्यकारिणी बैठक में ये बोला है कि पढ़े लिखे मुसलमानों ने हमें चुना है, जबकि हमें उनके वोटों की उम्मीद भी नहीं थी। पढ़ा लिखा तबका मोदी जी को अब और बेहतर तरीके से अपनाएगा, क्योंकि वो पासमानदा की तरफ बढ़ गए हैं। और मुझे आपसे जानना है कि पासमानदा होता क्या है। मैं खासतौर पर खुशबू ये बताना लाऊं, जो गरीब तबके के, जो मजदूरी के उसमें हैं, सबको पसमानदा मुसलमान कर दिया है इन्होंने। ख़ास तौर पर जो मोटा मोटी तौर पर मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं जब तक तमाम चीज़ों को पढ़ नहीं लेता, देख नहीं लेता, तब तक उस चीज़ का दावा मैं नहीं करता। क्योंकि मैंने जहाँ तक मोटे तौर पर समझा है, ये बात जो जिक्र खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को लेकर के किया है, जैसे कि खुशबू आपने जिक्र किया खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों को, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि उन्हें पढ़ा लिखा तबका जो है मुस्लिम, वो वोट करने लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि वो मुस्लिम हितैषी हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, जो मैडम स्मृति ईरानी के पास है,
जो अल्पसंख्यक विभाग को स्कॉलरशिप मिलती थी, जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ लिख सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे। अब मैं मोदी जी के शब्दों में ही कहना चाहूं, जो उनके कोर वोटर थे, उनके कोर वोटरों का नुकसान तो खुद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कर दिया। वो विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद किया गया। और अगर बात की जाए मौलाना आजाद फेलोशिप की, उसे बंद करने का काम अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया, जो कि यह सवाल खड़े करता है कि जो बच्चे पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं, भविष्य के एक मुस्तकबिल हैं, उन्हीं के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। क्योंकि इन्हीं के नेता तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पंचर पुत्र क्या ही कर लेगा। और जब पंचर पुत्र का जिक्र आया तो देश ने देखा तमाम तस्वीरें कि कैसे आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम को मुस्लिम बच्चे खासतौर पर क्रैक करते हुए नजर आए। तब इन्हीं के गोदी मीडिया के एंकर उसे यूपीएससी जिहाद देने का नाम कर रहे थे। ये तस्वीरें जो हैं, इस पर बात होना जरूरी है। और रहा पसमानदा मुसलमान, तो इनकी नजर में पसमानदा मुसलमानों की छवि जो इन्होंने बना रखी है वो यही है कि पंचर पुत्र, जो गरीब तबके के लोग हैं, हमें उन्हें रिझाना है, उन लोगों के वोटों को हासिल करना है, क्योंकि वो वोट मिलेंगे तो 2024 में तब हम जीतेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे नदीम, जिनसे हमने उन मुद्दों के बारे में बात की जिसकी सुगबुगाहट तो कहीं नहीं है, लेकिन चीख चीख कर जब तक बताया नहीं जाएगा कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तब तक आपको सिर्फ इन्हीं मुद्दों में उलझाकर आपके हाथ से रोटी छीन ली जाएगी, आपके हाथ से किताबें छीन ली जाएंगी और फिर बार बार आप ही को कहा जाएगा कि आप अनपढ़ हैं, और ये भी बताया जाएगा कि आप पंचर पुत्र हैं और देश में किसी काम के नहीं हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुद्दों को जानने के लिए, क्योंकि आपके मुद्दों की बात सब दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके मुद्दों की बात कोई नहीं करता है।